ऑर्डर ऑफ जी इज 105। ये आपका पार्ट 3 चल रहा है सीलोज थ्योरम का। पार्ट 3 ऑफ सीलोज थ्योरम। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कभी कभी होगा कौन सा सीलोज पी, जैसे इन जनरल होता है कि आप निकले क्लास से, आप निकल गए तो आपके साथ अपने से कौन उठ के चला जाता है और किसको बुलाना पड़ता है। तो सीलोज के थ्रू आप ये भी पकड़ पाएंगे एनसी थ्योरम को यूज करते हुए कि किसी भी ग्रुप के सेंटर में कौन सा सीलोज पी जाएगा। ठीक है, और भी कुछ शर्तें रखी जाएंगी कि अगर किसी ग्रुप में अगर ये नॉर्मल हो गया तो क्या दूसरा भी नॉर्मल ही होगा। ऐसे भी शर्तें रखी जाती हैं कि अगर ये नॉर्मल है तो दूसरा नॉर्मल ही होगा। जब 5 सीलोज 5 सबग्रुप इज नॉर्मल, देन सीलोज 3 सबग्रुप इज नॉर्मल। इफ सीलोज 3 सबग्रुप इज नॉर्मल, देन सीलोज 5 सबग्रुप इज नॉर्मल। तो ऐसे भी क्वेश्चन जब पेपर बहुत टफ बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ग्रुप के क्वेश्चन आराम से करने लायक होते हैं। तो जब आप 105 की बात करेंगे तो 3, 5 और 3, 5, 7 पे आपने भी लिया था एनपी का मान कितना आया था? 3 डिवाइड्स 35। तो आपने लिया था एनपी 1 + 3 के डिवाइड्स 35 मीन्स 5 × 7, 5 × 7। और आपने भी लिया कि कब 7 हो रहा है, कब 5 हो रहा है, कब 1 हो रहा है और कब 35 होने का चांस है इसका। 35 ये तब होगा जब 3 के टेबल में 34 आएगा। सिंपल लॉजिक है। 31 + 3k will be 35 for k to be non-zero integers only when tables of 3 contains 34। तभी तो मल्टीपल का है। तो 1 है तो यहाँ से निकल के आया था कि N3 1 R, N3 कितना आया था? 2 के साइड। तो आप ये कह रहे थे कि या तो सीलोज 3 सबग्रुप जो है वो नॉर्मल होगा या फिर सीलोज 3 सबग्रुप की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। अब अगर सीलोज 3 की संख्या मीन्स नंबर ऑफ सीलोज 3 सबग्रुप इज 7, तो अगर 7 हो गए तो इस केस में इंटरसेक्ट एट आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट सीलोज 3 सबग्रुप इंटरसेक्ट एट आइडेंटिटी एंड इट्स लैग्रेंज थ्योरम आल्सो। ये भी लैग्रेंज थ्योरम है। तो लैग्रेंज की एक तो वेल नोन थ्योरम है कि ऑर्डर ऑफ सबग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप है। तो इसमें अगर आप 3 ऑर्डर के 7 लेते हैं एंड डिस्टिंक्ट सीलोज P सबग्रुप इंटरसेक्ट एट आइडेंटिटी ओनली, इट मींस व्हाट? These 7 subgroup has 2 distinct elements। आप इसकी बात कर रहे हैं कि आइडेंटिटी तो ये हो गया, इसके बाद 2 एलिमेंट 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना? तो इसमें 2 एलिमेंट x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14। तो अगर 7 सीलोज 7 नंबर ऑफ सबग्रुप की बात करें कि G has सीलोज 3 subgroup of order 3 and number of such subgroup is 7, then you are saying that G has 14 element of order 3। G has 14 element of order 3, क्योंकि अगर आप इसकी बात करते हैं, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ आपको लिखवा दिया जाएगा कि लेट्स P B प्राइम एंड
if की बात करें, if and P be the number of silos P subgroup, then number of elements of order P, आप इसको ध्यान में रखेंगे। Here we are talking about P, not P square, P cube, P4 dot. It means we are going to find number of element of order P, not of P square, P cube and P की बात करें, then this is equal to NP into P minus 1, ठीक है, NP into P minus 1। और आपने कहा कि NP, अगर इसकी बात करते हैं तो NP कितना है, 7 into 3 minus 1, 7 into 2 14। तो आप मैथमेटिक्स में कुछ भी हवा में नहीं बोलते, है ना, बोलेंगे तो कंट्राडिक्ट भी हो जाएगा। तो जो सिलो लैग्रेंजे का थ्योरम रहा कि डिस्टिंक्ट सिलोज P सबग्रुप इंटरसेक्ट एट आइडेंटिटी ओनली, तो इसका मतलब ये था कि जब एक आइडेंटिटी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, देयर आर 14 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब यहाँ से आप उधर नहीं जाना चाहते, बट आप जा सकते हैं कि इफ, हम लोग इफ की बात कर रहे हैं, इफ G हैज 14 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, देन G हैज 14 upon 5 means 7 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 और 7 सबग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये रहा एक केस आ गया। अब जो है हम लोग दूसरे केस की बात करते हैं, और अगर n3 को 1 ले लिया, अगर n3 1 लिया तो इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे n3 मींस 1 into 3 minus 1, दैट इज 2। और क्लियर है कि जब एक ही सबग्रुप होगा 3 ऑर्डर का तो उसमें 2 एलिमेंट 3 ऑर्डर के होंगे। अब दूसरी केस जो आपने लिया था P is 5, P5 की केस आपने, तो व्हेन P is 5 उस केस में आया था कि n5 1 plus 5k divides 21, 5 को हटा ही दिया गया, है ना, डिवाइड्स 21। अब 21 को डिवाइड कर रहा था तो एक केस आई NP1 N5 1 आया, दूसरी केस 21, क्योंकि 3 into 7 इसका जो फैक्टर आप करेंगे 3, 7 या फिर 1 into 21, तो 5 के टेबल में 20 आ रहा है, इसलिए 21 की केस बनेगी, एक ज्यादा की केस बनेगी, है ना। बट 5 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, तो जो दूसरी केस बनेगी N5 फॉर k is equal to 4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 21, ठीक है ना। तो अब आप ये कह रहे हैं कि अगर 21 ले लिया गया सिलोज 5 सबग्रुप, सिलोज 5 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, अगर 21 ले लिए गए तो 21 लिए गए तो फिर 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट आ गए, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अगर 5 ले लिए number of element of order this is 21 into 5 minus 1, 21 into 4, 84। तो आप ये कर रहे हैं, ये जो 105 ऑर्डर वाला ग्रुप है, अगर उसमें सिलोज 5 सबग्रुप नॉर्मल नहीं हुआ, आप कब क्या रहे हैं उसमें, आप ये कर रहे हैं कि अगर 105 ऑर्डर वाले ग्रुप में सिलोज 5 ऑर्डर वाला नॉर्मल नहीं हुआ तो उसके पास 5 ऑर्डर के 84 एलिमेंट, और अगर 3 वाला नॉर्मल नहीं हुआ तो उसके पास 3 ऑर्डर के 14 एलिमेंट होंगे। तो आप ये कह दिए कि दिस 84 प्लस 14 is 98
प्लस आइडेंटिटी मीन्स आप 99 के पास पहुंच गए। तो 99 के पास अब पहुंच गए, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बड़ी अच्छी कथा है ये 105 को लेकर। तो आप अगर 99 के पास आइडेंटिटी को हमने जोड़ दिया, आपने कहा कि न तो सिलोस 3 नॉर्मल है न ही सिलोस 5 नॉर्मल है, तो अब एक केस बचेगी सिलोस 7 की, सिलोस 7 की केस बचेगी। अब जब सिलोस 7 की केस बच रही है, 7 सब को उसकी केस आप देखिए यहीं पे देखिए P7, तो N7 1 plus 7k, this divides 15। अब 1 plus 7k divides 15, you have two possibilities, table of 7 contains 14, then मिलेगा 21। तो एक तो आएगा कि N7 1 हो जाए जब k की वैल्यू 0 हो जाए, दूसरा है कि 2 हो जाए तो N7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आप देखिए थोड़ा आराम से क्यों केस कैंसिल मारते हैं। अब अगर ऐसा हुआ कि आपने N7 को 1 ही ले लिया, N7 को 1 लेने का मतलब आप ये कर रहे हैं, you are going to say that Silos 7 subgroup is normal in G, but if you are taking N3 as 7 and 5 as 21, means you are saying that neither Silos 3 nor Silos 5 is normal in G. If neither Silos 3 nor Silos 5 is normal in G, then definitely number of elements in Silos P subgroup exceeds order of group। अब अगर दो केस हुई, तीसरी केस अगर आप इसको लेते हैं अकेले कि अकेला ही है, तो अकेला भी अगर हुआ आइडेंटिटी y1 y2 y3 y4 y5 y6, तो टोटल 7 एलिमेंट ही होंगे। बट एक आइडेंटिटी है, कॉमन कर दिया, तो आइडेंटिटी को कॉमन किया, कॉमन आइडेंटिटी जोड़ दिया, 6 9 6 15 105, ठीक है 105 हो गया। तो अब 105 हो गया तो चलेगा, ठीक है 105 हो गया तो चलेगा। बट अगर ऐसा हो गया कि इसको N7 को 15 कर दिया जाए तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा ना। 15 किया तो 15 करने पे ये फुली ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम सिलोस neither सिलोस 3 is normal nor सिलोस 5 is normal, तो आप चले जाएंगे किसके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप किसके पास चले जाएंगे, N7 के पास। N7 1 ही लेना पड़ेगा। अब 105 आर्डर का ग्रुप है, हम लोग सिलोस P की बात कर रहे हैं, सिलोस P। तो 105 आर्डर का ग्रुप है, तो आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए पहली केस की अगर N3 को 1 कर दिया, N5 को 1 कर दिया, N7 को 1 कर दिया, ठीक है। N3 को 1 कर दिया, N5 को 1 कर दिया, N7 को 1 कर दिया, तो all silos P are normal, और all silos P are normal, then G is abelian, G is abelian, and up to isomorphism there is only one abelian group of order 105. Up to isomorphism there is only one abelian group of order 105, partition of 1, partition of 1, partition of 1, partition of 1 is 1, partition of 1 is 1, 1 is 1, means product of 1 1 1 is 1. Up to isomorphism there is only one abelian group of order 105, and that is cyclic। साइक्लिक भी होगा वो, क्योंकि ग्रुप किसी भी ऑर्डर का फॉर एनी नेचुरल नंबर n देयर इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर।
किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए साइक्लिक ग्रुप n ऑर्डर का होगा ही होगा, आइसोमॉर्फिक टू Zn है। तो ये जो जा रहा था कि सारे के सारे नॉर्मल आप ले रहे थे तो Z105 के साथ, एंड Z105 इज आइसोमॉर्फिक टू Z3, Z5, Z7, ठीक है ना, Z3, Z5, Z7। अब Z3, Z5, Z7 ये हुआ। दूसरा आप इसको टोटल ग्रुप की बात कर दें कि टोटल ग्रुप कितने बन सकते हैं, टोटल भी तो बनेंगे। एक G ले लिया जाए, एक H, G का ऑर्डर 21, H का ऑर्डर 5 कर सकते हैं। और 21 ऑर्डर के दो ग्रुप हैं, एक अबेलियन है, दूसरा नॉन अबेलियन है। तो जो अबेलियन 21 ऑर्डर का आप लेंगे, Z3 क्रॉस Z5, Z3 क्रॉस Z7 क्रॉस Z5 में आइसोमॉर्फिक होता है Z105, और दूसरा क्या बनेगा, नॉन अबेलियन वाला बन जाएगा। ये ग्रुप फॉर्मेशन कैसे करते हैं उसके ऑर्डर को ब्रेक करिए, अबेलियन नॉन अबेलियन के प्रोडक्ट में ले आएगा। तो हम लोग वहां नहीं जा रहे हैं, बट पहली केस में हुआ कि सब के सब नॉर्मल हो गए, ठीक है। अब दूसरी केस, इफ N3 is 1 और N5 कितना था 21 और N7 को 1 किया जाए, N3 1, N5 21 और N7 को 15 किया जाए, दो केस थे ना, 15 किया जाए। तो अगर N3 को 1 किया जाए, N5 को 21 किया जाए तो कितने एलिमेंट होंगे और ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा ना। आप ये भी देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि 105 के पास Z, देखिए Z105 के पास या ऑर्डर जो ये Z है, आप लिख सकते हैं कि इसके पास एक ग्रुप ऐसा भी है Z15 क्रॉस, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। तो इसका मतलब हम लोग ये कर रहे हैं कि दिस हैज a subgroup of order 15, this part, this plus 0, अगर this plus 0 कर दिया जाए तो it has a subgroup of order 15 and subgroup of order 15 is cyclic। subgroup of order 15, मेरी बात समझिएगा फिर हम कंक्लूड कर देंगे एक ही बार में। अगर आप इसको लेते हैं Z15 तो Z15 क्रॉस Z7 डायरेक्ट प्रोडक्ट इसको आप बोलते हैं, हैज सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 15, ये इसको आप लिख देंगे Z15 प्लस 0, इसका ऑर्डर लेंगे आप 15। तो if it has subgroup of order 15, it means you are saying that it has cyclic subgroup of order 15. If it has cyclic subgroup of order 15, it means what? It has element of order 15. A group G, if group G has cyclic subgroup of order D, then be sure definitely it will have element of order. So if it will have element of order 15, 15 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा। तो 15 ऑर्डर का एलिमेंट आ गया तो उनकी भी तो संख्या होगी कुछ, और साइक्लिक दे रहा है तो 515 आएगा, और 515 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 515, 53 into 5 5, 53 into 5 5, ये 515 is 53 into 5 5, 53 is 2 and this is 4। आपने कहा कि इसके पास 15 ऑर्डर के भी एलिमेंट, एक एलिमेंट, ठीक है ना।
तो अगर 8 एलिमेंट 15 ऑर्डर के आ रहे हैं इसके पास, तो ये भी तो काउंट किए जाएंगे। तो जब आप इनको काउंट कर दीजिएगा, तो अब जो नंबर हो रहा है वो कितना हो रहा है? जैसे सीलोस के बाद भी तो मिलेंगे ना। हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। आपने फाइनली कंक्लूड किया कि अगर हम n3 को 1 लिए, n5 को 1 लिए, n7 को 1 लिए तो क्या है। फिर आपने कहा कि n3 को 1 किया, n5 को 21 कर दिया और n7 को 1 कर दिया। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं वहां से n3 में कितना आया? 2 डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी प्लस, और ये n3 1 की केस, n5 1 की केस, सॉरी 21 है ना, n5 21 की केस में कितना था? आइडेंटिटी प्लस 84, और n7 को लिया आपने 1 की केस तो कितना आ गया? आइडेंटिटी प्लस 6। और इसके बावजूद 15 ऑर्डर वाले कितने एलिमेंट हैं? 8 है। जोड़िए कितना हो रहा है इसमें? और इसके बाद भी इसके पास एलिमेंट, जैसे कुछ तो ऐसे भी ग्रुप होंगे ना जो 21 ऑर्डर वाले साइक्लिक है। तो जैसे अगर हम लोग इसकी बात करेंगे Z105, ठीक है ना, अगर Z105 की बात किया तो Z21 प्लस Z5 लिखेंगे। अब जो Z21 है तो Z21 प्लस 0 इज सब ग्रुप ऑफ Z105। तो ये जो 21 ऑर्डर वाला है, दिस जाइसोमॉर्फिक टू Z21 प्लस 0 जाइसोमॉर्फिक टू Z21। अब Z21 का आइसोमॉर्फिक हो गया तो Z21 साइक्लिक है, Z21 साइक्लिक है। साइक्लिक है तो इसका मतलब 21 ऑर्डर का भी तो सब एलिमेंट होगा, और 21 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 12। 3 into 7, 5 into 5 7 12। अब आप इसमें 12 एलिमेंट और जोड़ दिए, एक्सीड कर गया कि नहीं अभी? तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके से हर केस में जैसे सेटिस्फाई तो तभी करेगा जब सबको लेके काउंट करेंगे। आप n3 को 1 कर दिया, और अभी हम लोग n7 को 1 ही किए। आप मेरी बात पकड़ रहे हैं ना? n7 को आपने 1 ही किया है। अगर आप n7 को 15 कर देंगे तो फिर कितने एलिमेंट 7 ऑर्डर के? 15 छक्का 90 एलिमेंट तो 7 ऑर्डर के मिल जाएंगे वहां से। तो 90 हो तो और भी बाहर चला जाएगा। पकड़ रहे हैं मेरी बात? तो अगर ये कर दिया गया, पकड़ा रही बात? अच्छा, तो अगर ये कर दिया जाए कि n7 को फ्री कर दिया जाए कि व्हाट एवर बी n7, अदर n7 इज 1 और n7 इज 15 आया था ना, 15। तो आप ये करें कि अगर n7 1 भी हम करते हैं और n3 1 किया तो n5 1 नहीं कर सकते, n5 21 नहीं कर सकते। n5 को अगर 21 कर दिया तो n7 1 करने पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सीड कर रहा है। ये बात आप समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सीड कर रहा है। n3 is 1, n7 is 1 and n5 is 21, then number of element exceeds order of group, क्योंकि उसके पास फिर 15 का भी है, 21 का भी आ रहा है, एक्सीड कर रहा है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर n3 को 1 कर दिया, n3 को अगर 1 कर दिया तो फिर n5 को भी 1 करना है। अब देखिए अगर n3 को 1 कर दिया, n5 को 1 कर दिया तो n7 पे रिटर्न। तो अगर n7 को आप ऐसा कर दें, 15 कर दें तो 90 एलिमेंट फिर वहां से आ जाएगा। 90 आ गया, 5 का 1 लिया तो 4 ये हो गया, n3 1 लिया तो 2 हो गया 90, और 90 प्लस 6 96, आइडेंटिटी 97 यही मिल गया।
तो फिर ऐसा भी तो होगा 15 ऑर्डर के भी मिलेंगे, है ना। तो जैसे ही आप क्या हुआ कि अगर आप ग्रुप अबेलियन और नॉन अबेलियन लेते हैं 20, सारा खेल 21 ऑर्डर पे चला जाएगा। तो 21 ऑर्डर का अगर आप अबेलियन ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 21 ऑर्डर का अगर अबेलियन हो गया तो आपको आइसोमॉर्फिज्म देयर आर ओनली टू ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21, one is abelian and one is non-abelian. So if you are taking abelian group of order 21, definitely it will goes with Z21, साइक्लिक हो जाएगा। और जैसे ही साइक्लिक होगा तो उस ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा उसमें। साइक्लिक होने इस बात की गारंटी है कि उस ऑर्डर का एलिमेंट है तब तो साइक्लिक है। तो अगर आप Z21 के पास न जा करके आप उसके पास जाते हैं जो कि नॉन अबेलियन है, तो जो नॉन अबेलियन है 21 ऑर्डर का, तो क्लियर है कि 21 ऑर्डर का जो नॉन अबेलियन है उसके पास 21 ऑर्डर का तो कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास 21 ऑर्डर का एलिमेंट हो जाता तो फिर वो खुद ही साइक्लिक हो जाता। बट इट विल हैव, इफ आप ध्यान से सुनेगा, कोशिश की थ्योरम अप्लाई कर देंगे आप यहाँ पे कि इफ G is 21 and G is non-abelian, 21 ऑर्डर का है बट non-abelian है, इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं this implies G has no elements of order 21, but due to Cauchy's theorem it will have element of order 3 and 7, but 3 divides 21, 7 divides 21, this implies G has elements of order 3 and 7। तो अगर आप नॉन अबेलियन के केस में जाते तो भी एक्सिस्ट करेगा ना, एलिमेंट तो जोड़ेंगे ना। तो फाइनली आप ये लिखते कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो फिर आप क्या करेंगे। एक ऑटोमॉर्फिज्म की केस फंस रही है, अदरवाइज ये सीरीज खत्म हो जाता क्वेश्चन इसको। तो ऑटोमॉर्फिज्म के लिए वो एक छोटा टॉपिक छोड़ा जाएगा, बट आप एनसी थ्योरम को भी आज देख लीजिएगा कि एक्चुअल में है क्या हो। ठीक है, एनसी थ्योरम तो आप एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा। एक एग्जाम्पल will regulate GB, a group of order 105, then let G be a group of order 105, लिखेगा। then फर्स्ट ऑप्शन लिखेगा, then first G has a normal silos 5 subgroup of order 5. B, G has a normal silos 7 subgroup of order 7 subgroup of order 7. G has normal subgroup of order 5, but not necessarily.
but not a normal subgroup of order 7 or 4, none of these. ठीक है ना? थोड़ा सा इसको भी आप सूचित करेंगे कैसे? Calculate G the group of order 105, then G has normal silos 5 subgroup of order 5, G has normal silos 7 subgroup of order 7. अगर ये 5 ऑर्डर का नॉर्मल नहीं रखेगा, तो ये आपने इसका सॉल्यूशन देखा कि अगर ये 5 ऑर्डर का नॉर्मल नहीं रखेगा, let G has no normal subgroup of ऑर्डर 5, सिलोस का ऑर्डर 5 किया है या सिलोस 5 सबग्रुप, तो उस केस में क्या होगा, n5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21। तो 21 n5 की वैल्यू आ गई, तो 84 एलिमेंट तो यहाँ से चले आए थे, ये था ना 84 एलिमेंट। 84 एलिमेंट 5 ऑर्डर के आ गए, फिर 3 ऑर्डर वाले होंगे, 7 ऑर्डर वाले होंगे, फिर एक्सिट ही तो कर रहा है तो रहेगा। अब दूसरा है कि G has normal सिलो 7 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। अगर सिलो 7 सबग्रुप नॉर्मल नहीं है, ध्यान से आप देखिएगा, अगर सिलो 7 सबग्रुप नॉर्मल नहीं है इसमें, तो फिर n7 की वैल्यू कितनी होगी? 15। और n7 की वैल्यू 15 होगी, तो उस समय 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट? सिलो 7 subgroup is not normal. Then अगर ये नॉर्मल नहीं हुआ, then G has 90 elements of order 7. तो 7 ऑर्डर किसके पास 90 एलिमेंट हो जाएंगे। तो जब 7 ऑर्डर किसके पास 90 एलिमेंट हो जाएंगे, आप बात समझिएगा, तो 7 ऑर्डर के अगर 90 एलिमेंट हो गए, तो फिर वो केस तो कैंसिल हो जाएगी ना कि Z5 क्रॉस सबग्रुप या ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 व्हिच इज नॉन अबेलियन, ये भी केस कैंसिल हो जाएगी। ये Z5 क्रॉस H जिसका ऑर्डर 21 एंड नॉन अबेलियन, क्योंकि इसमें 7 ऑर्डर का तो एलिमेंट मिलेगा, और 7 ऑर्डर का एलिमेंट अगर 21 में है तो ऐसा तो नहीं ना कि एक्सिट करके सारा प्रोडक्ट लेंगे, एलसीएम को 90 तक हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें जो लेंगे इसका 1 और इसके 7 का ही तो आप एलसीएम लेंगे ना ऑर्डर लेते समय। जैसे ऑर्डर ऑफ ए पी बिलोंगिंग टू एच क्रॉस के इज व्हाट एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इन एच कमा ऑर्डर ऑफ बी इन के, एलसीएम ही तो लेना है। तो 7 ऑर्डर का आपको एलिमेंट लेना है, तो आप 1771 ये लेंगे एलसीएम में 77, बट 17 ही पॉसिबल यहाँ पे Z5 क्रॉस H वेयर H इज नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21, तो फिर 90 एलिमेंट तो नहीं मिलेंगे, ये केस कैंसिल हो जाएगा, है ना। और भी अगर आप 90 एलिमेंट मान ही लेते कि है, आएगा कहाँ से, स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा वैसा, तो ये केस कैंसिल हो जाएगी कि n7 कितना हो जाए 15, इसका मतलब हुआ कि n7 भी कितना होगा 1 होगा, n7 1 हुआ, n5 1 हुआ। G has normal subgroup of order 5,
बट नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर G जो है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 105 है, ये आप कुछ दिनों तक याद भी रख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन तक। If G is a group of order 105, whatever with G, G के पास दो केस आएगी, एक तो अबेलियन होगा, दूसरा नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन कैसे हो जाएगा कि 21 बच्चे 105 और 21 ऑर्डर का नॉन अबेलियन ग्रुप है आपके पास, तो वहां से आप बना देंगे इसको। तो व्हाटएवर विद G, either abelian or non-abelian, it must have normal subgroup of order 5 and a normal subgroup of order 7। इसके पास 5 और 7 ऑर्डर का नॉर्मल सबग्रुप हमेशा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बात आती है सिलोस 3 पे। 7 बच्चे 35 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया, अब देखिए, अब आपने ये कंफ्यूजन दिया सारे एलिमेंट जोड़ने के बाद, क्योंकि हर केस में जब आप एलिमेंट जोड़ रहे हैं तो एक्सीड करता चला जा रहा है ना। तो जब सारी केस आपने जोड़ा तो मिला कि n5 1 होगा और n7 भी 1 होगा। अब जो केस आती है n3 पे आती है, n3 के साथ दो केस है, n3 या तो 1 हो जाए या फिर n3 कितना हो जाए 7 था, n3 7 हो जाए। तो n3 7 भी हो सकता है, n3 7 हो सकता है। और अगर n3 7 हुआ तो ये वो केस हो जाएगी जब ग्रुप नॉन अबेलियन हो जाएगा। अगर n3 7 हुआ तो ये वही केस आएगा कि जब एक नॉन अबेलियन होगा, क्योंकि if G is non-abelian group of order 21, it will have subgroup of order 7 for Cauchy-P theorem कि अगर P प्राइम है और if P is prime and P divides order of group, then definitely G will have element and hence subgroup of order P and number of subgroup of order P is equal to total element of order P upon 5। तो आप वहां से निकालते हैं इसको, है ना। तो ये भी मिल जाएगा। तो अब जो है अगर 7 ले लिया तो फिर क्लियर है कि जी अबेलियन में बात पकड़ में आ रही है ना। अगर 7 हो गया, n3 अगर 7 हो गया तो इसका मतलब है कि ये किसके साथ जाएगा, नॉन अबेलियन के साथ जाएगा। तो नॉन अबेलियन ग्रुप दो ही तरीके का होता है, या तो अबेलियन होगा या नॉन अबेलियन होगा। ठीक है ना। अब तो आइसोमॉर्फिज्म देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रुप, अबेलियन और नॉन अबेलियन, उनका सम करते हैं तो टोटल ग्रुप मिलता है किसी गिवन ऑर्डर का। तो अगर ये नॉन अबेलियन के साथ चला जाएगा, अगर n3 का मान 7 हो जाएगा और अगर n3 1 हो गया, n3 अगर 1 हो गया तो इस G को आप लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ सिलोज में। और जब सारे के सारे नॉर्मल, व्हेन ऑल सिलोज P सबग्रुप आर नॉर्मल इन G, डिस्टिंक्ट P के लिए, देन G इज, तो ऐसा हो जाएगा कि उस केस में क्या होगा, G इज अबेलियन ग्रुप। तो आपसे दो ही तरीके के क्वेश्चन 105 के पूछे जाएंगे और 105 को आराम से आप पढ़े रहिएगा, मोस्ट वांटेड। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेट G be a group of order 105, 105, 36, 45, 55, 57, 35, 21, 15, ये सब ऐसे ग्रुप है जिन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 45 भी वांटेड है, ठीक है ना। तो 45 वांटेड है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। 45 वांटेड है और अप टू आइसोमॉर्फिज्म 45 ऑर्डर के दो ही ग्रुप होते हैं और दोनों क्या होते हैं, अबेलियन। और दोनों अबेलियन हो गए तो उनके पास जितने भी सब ग्रुप होंगे सब नॉर्मल होंगे। और अप टू आइसोमॉर्फिज्म में अगर 45 ऑर्डर के दो ग्रुप हैं, दोनों अबेलियन हैं, तो उसके सेंटर में सब के सब चले जाएंगे, है ना। तो ये वो केस बन जाती है 45 वाली
कि p स्क्वायर इंटू क्यू मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 5। तो p स्क्वायर हम लोग जब ग्रुप थ्योरी को आपका जो सिलेबस है उसको कंक्लूड करेंगे लास्ट में, तो आप देखेंगे 2-3 तरीके की ग्रुप है जो पूछे जाएंगे। तो आप लोग सर इतने दिन से क्यों झेला रहे हैं, शॉर्टकट यही बता दिए होते है ना। तो शॉर्टकट यही बता दिए थे कि पी क्यू पढ़ लो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पढ़ लो, पी स्क्वायर क्यू पढ़ लो। 3-4 एक ग्रुप है जहाँ से घूम घूम के क्वेश्चन आएगा, बट आप उसको तभी पढ़ पाएंगे जब आप इसको पकड़ रहे हैं। तो ये आप ये ना तो सेंटर में सब के सब जाएंगे। तो इसके जितने भी सीलोज होते हैं 45 के सब उसके सेंटर में कंटेंट होता है अबेलियन होने की वजह से। क्योंकि अबेलियन है तो इसका जो भी आप सब ग्रुप लेंगे, जैसे आपने लिया कि हम H को 5 ऑर्डर का ले लिए तो सिलोज 5 होगा। इसकी बात हम लोग करें 45 की, तो सिलोज 5 हुआ। अब अगर सिलोज 5 हुआ जी अबेलियन है तो नॉर्मल है। नॉर्मल है, अगर H नॉर्मल है तो उसके नॉर्मलाइजर में कौन जाता है? पूरा ग्रुप जाता है। कोई सब ग्रुप अगर नॉर्मल है तो उसके नॉर्मलाइजर में पूरा का पूरा ग्रुप ही जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजर ऑफ H इज इक्वल टू G ऑफ कैपिटल G सच दैट G H G इनवर्स इज H। तो सबके लिए सेटिस्फाई करता तभी जाता, तो सब के सब जाएंगे। और सेंट्रलाइजर जो H का होगा वो भी क्या होगा? पूरा G के बराबर हो जाएगा, क्योंकि G अबेलियन है। तो एनसी थ्योरम से NH/CH ऑर्डर ऑफ NH/CH डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H। मींस आप इसकी बात करेंगे आगे चल के 8Z5 और 8Z5 क्या है? ऑर्डर ऑफ U5 और U5 कितना आएगा? 4। बट जो आ गया कि NH/CH ऑर्डर ऑफ NH/CH डिवाइड्स दिस, तो 1 एक डिवाइजर मिल रहा है ना। अगर एक से ज्यादा डिवाइजर मिलने लगते हैं तो होता है कि जा भी सकता और नहीं भी जा सकता। अब बड़ी इंटरेस्टिंग केस देखेंगे कौन जाएगा। जैसे आप गेस कर लेते हैं, जैसे यहाँ से लक्ष्मण निकले तो आप गेस करेंगे अब किससे मिलने जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद अपने चाय पकड़े आ जाते। तो ये गेस करना, तो आप एमसी थ्योरम से ये गेस कर लेते हैं कि सेंटर में कौन जाएगा ही जाएगा, और किसको आप देखते हैं कि हो सकता है जाए बीच रास्ते से। वो क्या खाते हैं? नहीं, अभी बड़ा तेज चल रहा था यहाँ पे, इडली खा के चले आए। तो उस पे अब दूसरी केस होती है कि अगर एनसी थ्योरम को सेटिस्फाई किया और डिवाइजर केवल 1 ही आ रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी एक क्वेश्चन हम करवाते हैं। तो आप कहेंगे कि नहीं, लक्ष्मण गए हैं तो चाय जरूर आएगी, बट अगर अंकित गए हैं तो हो सकता है इडली लेके ही चले आए वापस। ऐसा ही होता है ना। तो वहां पे जो सबग्रुप बनता है NH/CH इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप, तो उस ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H को डिवाइड करता है। और उसके लिए अगर डिवाइजर केवल सिंगल एलिमेंट मींस 1 मिलता है तो डेफिनेटली दैट H विल बिलोंग टू सेंटर ऑफ ग्रुप जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा मिल गए तो ऐसी केस हो जाती है जिसमें जा भी सकता और नहीं, तो आप गारंटी नहीं कर सकते। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को, लेट G बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 105, ध्यान से देखिए। देन व्हिच आर द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। फर्स्ट है which of the following is correct. First है if silos P subgroup
is normal in G, then silos 5 and silos 5 means silos 5 सबग्रुप की बात करें, ठीक है ना? तो silos 5 subgroup and silos 7 subgroup belongs to center of G। करें कि अगर सिलोस 3 सबग्रुप नॉर्मल हो गया तो सिलोस 5 और सिलोस 7 दोनों सेंटर में जाएंगे। दूसरी केस ये कह रहा है कि इफ सिलोस 3 सबग्रुप इज नॉर्मल इन G, देन सिलोस 5, अब जैसे सिलोस 5 को एक हम लोग नाम दे देते हैं, टेक दिस एज H, दिस एज K या H1 K1 और इसको कर लेते हैं H। तो लिखना कम पड़ेगा आपको। सिलोस 3 को आप H कर दीजिए, सिलोस 5 को H1, सिलोस 7 को K1। तो कह रहा है कि इफ सिलोस 3 सबग्रुप इज नॉर्मल इन G, then H1 belongs to center of G, means कंटेंट की बात हो रही है, but K1 does not contain in center of G। दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन लिख लीजिएगा कि if H लिखेंगे तो आप सिलोस 3 सबग्रुप को समझ लीजिएगा, है ना। if H is normal in G, हम लोग ये सिंबल नॉर्मल के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कि if H is normal in G, this implies G is abelian। G is abelian अगर नॉर्मल हो गया तो। एंड ऑप्शन डी, if this H is not normal in G implies G is not abelian। तो 105 की केस में आपने देख ही लिया था कि सिलोस 5 और सिलोस 7 ये दोनों नॉर्मल उसके नॉर्मल सबग्रुप है, तो दोनों नॉर्मल उसमें मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब जो है कंडीशन इस पे है कि इफ सिलोस 3 सबग्रुप इज नॉर्मल, तो अगर सिलोस 3 सबग्रुप नॉर्मल हो गया तो फिर एंट्री का मान 1 आएगा, और सिलोस 3 नॉर्मल हो गया तो फिर दो ही केस बन रही थी कि या तो एंट्री 1 होगा या एंट्री 7 होगा। एंट्री 1 होगा तो अबेलियन के साथ जाएगा, तो जी अबेलियन होगा, और जब ये नॉर्मल होगा तो अबेलियन होगा, तो दोनों उसके सेंटर में कंटेंट होंगे क्योंकि उस समय सेंटर ऑफ ग्रुप इज होल ग्रुप। दूसरा है कि इफ सिलोस 3 सबग्रुप इज नॉर्मल इन G, देन H1 कंटेंट बट नॉट K1, ये गलत है क्योंकि दोनों जाएंगे। If H is normal in G, G is abelian। If H is not normal in G, G is normal, क्योंकि वो दोनों तो बनाएंगे ऑलरेडी, है ना। तो 105 को आप थोड़ा सा देखते रहिएगा इस तरीके से। तो 105 को आप नहीं भूलेंगे अब। तो 105 को तब तक नहीं भूलना है जब तक कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन जाते, और अगर भूल गए तो जान लेना कि फिर पकड़ के पढ़ा एक और क्वेश्चन आप देखिए। ये केसेस बड़ी इंटरेस्टिंग है सब, और पहली तो शर्त ये है कि सेंटर में वो सिलोस P नहीं जाएगा जो नॉर्मल नहीं। पहली शर्त ये कि सेंटर में वो सिलोस P नहीं जाएगा जो नॉर्मल नहीं है।
लेकिन अगर नॉर्मल है तो क्या सेंटर में जाएगा ही जाएगा, यू हैव टू कैलकुलेट, है ना, इससे आपको कैलकुलेट। एक ग्रुप लिखिएगा, लेट जी बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 385, लेट जी बी एक ग्रुप, हम लोग जस्ट इसको ऐसे देख लेते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ जी इज 385, then first center of G contains silos 7 subgroup but not silos 11 subgroup। आएगा ना इसके प्रोडक्ट में 7 11, ये ऐसे ही लिखे जा रहे हैं 3 7 शाबाश, हाँ कोई बात नहीं, बट 7 11 आएगा ना। सेंटर ऑफ जी कंटेन्स silos 11 subgroup but not silos 7 subgroup। इसका सेंटर silos 11 को तो कंटेन करेगा बट नॉट silos 7 सबग्रुप। एंड तीसरी केस है सेंटर ऑफ जी कंटेन्स बोथ silos 7 subgroup and silos 11 subgroup। ये सबग्रुप लिखा हुआ है silos 11 सबग्रुप। और फोर्थ ऑप्शन है सेंटर ऑफ जी contains neither silos 7 subgroup nor silos 11 subgroup। तो लेट ऑर्डर ऑफ जी 385, आपने लिख दिया, ठीक है। लेट ऑर्डर ऑफ जी 385, तो 385 ये सारा ऑप्शन आपने लिख लिया है ना। आप ये लिख रहे हैं कि 7 सिलो 7 जाएगा या 11 जाएगा या दोनों जाएंगे या दोनों नहीं जाएंगे, बस ये पूछा गया इसमें। मैं इसको मिटा देता हूँ, तो ये मिटा दिया। थ्री 385 का फैक्टर करिए, पे 385 is how much? 5 7 11। आपको फोकस करना है 7 और 11, ठीक है ना। जब किसी भी क्वेश्चन पूछा गया 5 को भी कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो when P is 7, P square divides 385 does not divide। 7 divides 385 but 7 square does not divide। तो वो सारी चीजें आप लिखेंगे कि 7 एग्जाम में नहीं लिखना है कि एग्जाम में बैठे तो लगे 2 मिनट के 1 मिनट के क्वेश्चन में लगे लिखने कि 7 divides 7 square does not divide। दिस implies G has 1 plus 7 के silos 7 subgroup of order 7। सर ने कहा कि ऐसा लिखते रहो, ऐसा नहीं करना है ना। आपको क्या करना है, जस्ट शॉर्टकट देखिए कि 7 तो डिवाइड करेगा, 7 स्क्वायर नहीं डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि n7 जो 1 plus 7 के है, इतने silos p सबग्रुप होंगे, 7 सबग्रुप होंगे। और n7 कहां से आता है, कल आपने उसको भी देखा था कि n7 इज द इंडेक्स ऑफ silos p सबग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ silos p सबग्रुप इन G, है ना, ध्यान रखिएगा। तो दिस इंप्लाइज दिस इनटू 11। अब आपको ये बताना है कि क्या ऐसा कोई टेबल है ना, ऐसा कोई टेबल है 7 का जिसमें 5 या 11 आता है? नहीं। ऐसा कोई टेबल है, 5 को छोड़िए, ऐसा कोई टेबल है, माइनस करेंगे 1 ना, ऐसा कोई टेबल है जिसमें 4 या 10 आता है? 7 के टेबल में नहीं आएगा।
क्या ऐसा कोई 7 के टेबल में 54 आता है? 7 9 54, हाँ 7 बटे 56, 7 9 70, 63। तो वो नहीं आया, तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि 0 देन n7 divides 5 into 11, this implies n7 is what? और n7 यूनिक हो गया मीन्स नॉर्मल हुआ। अब आपने ये कर, देखिए मैथमेटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है। हमने एक दिन कहा ना, मैथमेटिक्स जितने जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आप बातचीत में कम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और जहां भी कम शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो व्यक्ति मैथ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैथ यूज कर रहा है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा माता सीता के लिए कि तिरछे करी नयन दिशाएं चली समुझाए कुछ मुस्कान चली। जब गांव की महिलाएं पूछ रही थी कि सावला सलोना है कौन, तब उन्होंने ऐसा कहा। तो मैथमेटिक्स सबने यूज किया हुआ। तो आप जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे ये निकल के आएगा। तो अगर आ गया कि n7 1 है तो अब 2 केस है कि सेंटर में जा भी सकता और नहीं जा सकता। लेकिन अगर n7 का मान 1 नहीं आता तो सेंटर में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? नॉर्मल नहीं होता। आप देखिए पहली केस, तो लेट ये जो सिलोज 7 सब ग्रुप है इसे हम लोग H से डिनोट करते हैं। ये डिनोट किया गया, इसको नाम दे दिया। ये गाना था ना, इस डॉट को क्या नाम दूं? सुना? अरे गाना था कि इस प्यार को क्या नाम दूं? तो सिलो 7 को क्या नाम दूं? तो आपने कहा H नाम दे दीजिए, है ना? तो H दे दिया, ठीक है। अब आप लीजिए सिंस H is normal in G, अभी आपने कहा इससे, तो नॉर्मलाइजर ऑफ H is whole G आया, and this implies order of NH is same as order of G means 385। आगे since सेंट्रलाइजर ऑफ H जो CH होता है is always normal in NH। CH is normal in NH। ध्यान से देखिए, CH is normal in NH, इसका मतलब आप क्या करने जा रहे हैं? आप समझ रहे हैं इस मेरी बात को? अगर CH NH में नॉर्मल है मीन्स अगर कोई ग्रुप सब ग्रुप H G में नॉर्मल है तो G/H बनेगा। तो नॉर्मल हुआ तो इसका मतलब ये हो रहा है कि दिस इंप्लाइज व्हाट? ऑर्डर ऑफ CH डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो CH आया, अगर CH को आप कोई नाम दे देते हैं तो आ गया यहां से क्या कि दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ CH डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ NH। इसे आगे लिखिए, ठीक है। This implies order of CH divides 385। अब आपको ये नहीं पता है कि ग्रुप अबेलियन है कि नहीं है। अगर ये पता होता तो इतनी कथा करने की जरूरत नहीं, आप सबको उठा के भेज देते। गांव में नहीं, जब गांव में दादी वादी थी झल्ला जाती थी, छोटे बचपन में जब हम लोग बदमाशियां करते थे, लोग करते थे, तो लोग एक गांव बड़ा फेमस शब्द हुआ करता था, गाली गा, आप लोगों को पता है मुंह फुकौना। तो झल्ला को जो मुंह फुकौना जा सवन, तो जो जा सवन मतलब हुआ कि सब जाए। तो अगर अबेलियन हुआ तो सब जाएंगे, लेकिन वो सबको तब तक नहीं बोल सकती हैं जब तक कि कम्यूटेटिव ना हो। आप उस बच्चे को नहीं बोल सकते जिससे आपकी कोई बातचीत नहीं होती है, वो तो नाराज हो जाएगा, है ना। तो ये तो आपको पता है कि नहीं, यहाँ पे एकदम नहीं पता है कि जो 385 का ग्रुप है ये अबेलियन है कि नॉन अबेलियन। हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि ग्रुप है केवल, और जो ऑर्डर ऑफ CH है
वो 385 को डिवाइड करेगा। अब जो है एक छोटी सी लाइन आप लिखेंगे यहाँ पे, सिंस बाई एनसी थ्योरम, सिंस बाई एनसी थ्योरम, सिंस बाई एनसी थ्योरम, एनसी क्या है? नॉर्मलाइजर सेंट्रलाइज, है ना। एनसी थ्योरम ये है कि लेट एच बी ए सबग्रुप ऑफ G, then NH means normalizer of H upon CH is isomorphic to say K, and K is subgroup of, इसे सबग्रुप लिखिएगा, ये K is subgroup of this odd H। ये नॉर्मल का सिंबल नहीं लग रहा है, तो K is subgroup of odd H। ऑटोमॉर्फिज्म हम नेक्स्ट क्लासेस में यही चलेगा, ऑटोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, तो वहां से क्लियर होगा। तो NH थ्योरम में है कि NH अपॉन CH इज आइसोमॉर्फिक टू एक ग्रुप के, क्योंकि NH के ऑर्डर को जब CH डिवाइड कर रहा है तो किसी ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होंगे वो। तो 385 की केस जो आप लिखे हैं, मैं इधर थोड़ा मिटा रहा हूँ, ये लिखिए आप देखिए। तो अगर आपने ऐसा लिखा कि NH upon CH is isomorphic to K and K is subgroup of automorphism of H, इसका मतलब आप ये कर रहे हैं कि order of this NH upon CH must divide order of RH, है ना। तो बाहरी आवाज पे ध्यान मत दीजिए। Then NH upon CH is isomorphic to K, K सबग्रुप है, K कोई ग्रुप है, और K अगर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H का सबग्रुप है, तो आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ऑर्डर ऑफ NH upon CH मींस ऑर्डर ऑफ K मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ से ये जो आया 385 अपॉन ऑर्डर ऑफ CH, तो 385 अपॉन ऑर्डर ऑफ CH क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ CH डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ 385, तो 385 का जो डिवाइजर है वो कौन होगा? या तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ, देखिएगा CH इज 1, या तो 1 हो जाए, या 5 हो जाए, या 7 हो जाए, देखिएगा, या फिर 11 हो जाए, या फिर 35 हो जाए, 55 हो जाए, 77 हो जाए, और हाँ 385 हो जाए, ये भी तो हो सकता है डिवाइड करने के लिए। तो जो ऑर्डर CH का है ये पॉसिबल ऑर्डर हुआ, ठीक है ना। तो जैसे अगर 1 को लिया तो 385 हो जाएगा। आप एकदम इस एग्जांपल को आराम से देखिए, इसके बाद आपको किसी भी एग्जांपल को दिक्कत नहीं हो सकती, और अगर दिक्कत हो गई तो फिर पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि इसी को पढ़ते रहिए। तो केस 1 लिया आपने, केस 1, अगर ऑर्डर ऑफ CH आपने 1 कर दिया तो उस केस में कितना आ जाएगा? ये 385 upon 1, 385, and 385 does not divide odd H, क्योंकि odd H क्या है? 7 ऑर्डर का है, और 7 ऑर्डर का 7 क्या है? प्राइम है। तो क्लियरली this implies H is isomorphic to what? Z7, isomorphic to Z7, odd H isomorphic to Z7, तो H isomorphic to Z7। तो अब हमें चाहिए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H means ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z7, this is what, this is U7, U7 is what? 6, और 6 का डिवीजर कौन है? 1, 2, 3, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो फिर ये कह रहे हैं
कि आप अगर ये किया तो नहीं डिवाइड करेगा। अगर आप 5 करते हैं, दूसरी केस 2, ऑर्डर ऑफ CH इज 5, दिस इम्प्लाइज 385 अपॉन 5 कितना हो जाएगा मुझे 77, डज नॉट डिवाइड 6, ये भी केस कैंसिल, मींस ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब अगर आप 7 करते हैं, पता में आ रहा है चल रहा, इसका ऑर्डर इसको डिवाइड करने वाली यही है, तो डिवाइड करके जो पूरा आएगा वो डिवाइड करेगा ऑटोमेटिक आप एच को, तो पूरा तो ये आएगा ना यहाँ से जो डिवाइडर है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, लैग्रेंज थ्योरम वेल नोन थ्योरम है। तो अब आप इसको भी कैंसिल किए, 11 के पास जाइए, ध्यान से देखिएगा, 11 के पास गए तो कितना मिलेगा, बोलिए 35 डिवाइड्स, अब 35 दोनों के डिवाइडर को भी देख लेते हैं हम, डायरेक्ट डिवाइड करें या डिवाइडर हम देख लें, तो जैसे इसमें देखिए तो केवल 1 ही, जैसे 385 इसमें केवल 1 ऐसा डिवाइडर है जो उसको डिवाइड करेगा, इसमें 77 1 into 77 1 है जो 6 को डिवाइड करेगा, 77 तो करेगा नहीं, 1 आ रहा है ना। आप इसको फिर से पहली केस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ NH अपॉन CH कितना आ जाएगा 385, और 385 का फैक्टर आप कर लीजिए, 385 का फैक्टर 1 5 7 11, और उधर 6 का फैक्टर करिए, आप ऐसे देखिए 1 2 3 6, तो 1 ही ऐसा है, इसका एक्चुअली इसके फैक्टर को लेते हैं, इसका एक फैक्टर डिवाइड किया 1, अगर एक से ज्यादा फैक्टर डिवाइड कर जाता तो फिर सिलो 7 कभी भी सेंटर में नहीं जाता। पहली केस में 1 ही किया डिवाइड, दूसरी केस लीजिए आप 5 की, तो 5 क्या हो जाएगा NH अपॉन CH मींस 385 अपॉन 5 77, और 77 में कितना है 1 into 7 into 11, बट 6 को कौन डिवाइड करेगा, केवल 1। मेरी बात पकड़िए, अगर किसी में ऐसा हो जाए कि ऑर्डर ऑफ NH अपॉन ऑर्डर ऑफ जो CH है, ठीक है, और इधर ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H है, अगर इसके दो फैक्टर इसको डिवाइड करने लगे, आप लिख भी सकते हैं, इफ देयर आर 2 फैक्टर्स, ये तो ऑर्डर हो गया ना, if there are 2 factors of this order which divides order of automorphism of H, then definitely this H means 07 is not contained in center of this group. तो एक ही मिलना चाहिए, केवल 1 तभी जाएगा, इसमें 1 मिला, अब 11 के केस में आएंगे 7 बचे 35, तो 11 के केस में 35 1 into 5 into 7 और इधर 6 है, तो केवल 1 ही डिवाइड कर रहा है 6 को। 35 का कौन कौन फैक्टर है जो 6 को डिवाइड करेगा, आप समझ रहे हैं, 35 ले लिया, 11 बचेगा, अब 11 का कौन सा फैक्टर है जो 6 को डिवाइड करेगा, 55 लिया, वो जस्ट भाग लीजिए तो कटता ही तो जाएगा, वही बचेगा ना सब, जैसे CH के ऑर्डर को बढ़ाएंगे वो वही बचेगा जो आप ले रहे हैं। तो जब आप देखेंगे कि हर केस में केवल 1 ही ऐसा है जो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H को डिवाइड करता है, और अगर ऐसा हो जाए कि केवल एक डिवाइजर 1 मिलता है, इन दैट केस दैट सबग्रुप गोज विद सेंटर। हम फिर से लिख दे रहे हैं एक लाइन, फिर आप देखिए, आप लोगों का चेहरा देख के लग रहा है थोड़ा कम पकड़ में आ रहा है ना, ऐसे देखिए, लेट ऑर्डर ऑफ NH अपॉन CH इज स्मॉल m, लेट, ठीक है ना, एंड लेट, और लेट मैथ का टीचर अक्सर लेट क्यों होता है, हर जगह उसको लेट पढ़ाना पड़ता है,
तो सीधे से बोलते बोलते वो आदत बन जाती है। तो लेट ये बचाव करना है। लेट ऑर्डर ऑफ आर्ट एच इज एन। हो गया। अब एक ही लाइन लिखेंगे, आप बोलेंगे तो सर पहले इन्हें लिखना चाहिए था, है ना। अब अगर ऐसा हो कि देयर इज ओनली one factor, that is 1, which divides n, 1 factor 1 of m, which divides n in each case। अब each case हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आर्डर बदलते रहेंगे ना इसका। then h belongs to सेंटर आर्क। बस इतनी सी लाइन, ये बात आपको पहले बताएगा, बट क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि तो पता नहीं ना कि ग्रुप अबेलियन है कि नॉन अबेलियन है। अब आप इसको फिर से देखिए, मिटाए इसको। NH/CH, अगर H नॉर्मल है तो नॉर्मलाइजर पूरा ग्रुप हो जाता है, सिंपल सी बात है। अब नॉर्मलाइजर को सेंट्रलाइजर का ऑर्डर डिवाइड करेगा उसके ऑर्डर को, तो जो ग्रुप का ऑर्डर है उसके कितने डिवाइडर हुए वो केस बनती है। तो आप सीधे सीधे क्या कर देते हैं, जो डिवाइडर होगा ग्रुप के ऑर्डर का फैक्टर ही तो होगा। और शॉर्टकट चलिए, तो जो ग्रुप के ऑर्डर का फैक्टर है, फैक्टर कर दीजिए, उसमें से देखिए क्या एक से ज्यादा ऐसे फैक्टर है जो ऑर्डर आप 8 को मार्केट में आप h को डिवाइड करते हैं। तो अगर उसमें एक से ज्यादा फैक्टर 8h को डिवाइड करते हैं उसके ऑर्डर को, तो डेफिनेटली दैट विल डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर आर्क। तो उस केस में उसके सेंटर में नहीं जा सकता। लेकिन अगर केवल एक ही है जो डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, तो 7 गया। अब आप 11 8 टेक्स्ट हम पढ़ा देंगे, अभी वो ऑटोमेटिक आप ऐसे पढ़ने के लिए आपको होमोमॉर्फिज्म ये सब पढ़ लो। अब आप दूसरी केस देखिए, when P7 11 P is 11, when P is 11, तो 11 वाले में N11 कितना आया है, 1 + 11 के डिवाइड्स सीधे लिखते थे हम लोग, कितना था 5 × 7। तो 11 के टेबल में 4 आएगा, 6 आएगा, नहीं आएगा। 11 के टेबल में 34 आएगा, 11 × 33 = 34, नहीं आएगा। तो दिस implies what? Only for k is equal to 7, and this implies N11 is what? 1. आ गया, N11 is 1। तो NH इसको हम लोग k का नाम दे दें, जो सिलोज 11 सब ग्रुप है, टेक दिस एज k। तो Nk upon Ck is isomorphic to this N, and order of N must divide order of Rk। इसका वही चीज लिखता है कि दिस implies order of Nk upon Ck divides order of Rk। बड़ी चीज लिखी है, ठीक है ना। तो अब आप आ जाइए वहां पे थोड़ा सा, अगर ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप नॉर्मल है तो उसके नॉर्मलाइजेशन में पूरा ग्रुप जाएगा। जो NH हुआ यहाँ से, सॉरी NK क्या हो गया, G हो गया, पूरा का पूरा G हुआ। तो ऑर्डर ऑफ NH मींस NK अपॉन CK मींस 385 अपॉन ऑर्डर ऑफ CK मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ Rk
इसको डिवाइड करना है। अब चूंकि जो सी के मीन सेंट्रलाइजर ऑफ के है 385 को डिवाइड कर रहा तो फिर वही केस बनेगी ना सारी की सारी, ठीक है। तो जब वही सारी की सारी केस बन रही है तो आप फिर देख लीजिए 385 की डिवाइजर 1 5 7 11 35 55 77 ये सब 35। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर भी रिपीट भी तो करेगा ना। जैसे इसको देखिए 1 से किया तो 385 अपॉन 1 तो 385 आप 385 m है आपका स्मॉल है 1 into 5 into 7 into 11 और इधर क्या है 6 11 का कितना आ जाएगा Z11 10 और Z11 is isomorphic to U11। अभी आपको U11 में पढ़ना है। UN consists of all those small k whose GCD is less whose GCD with n is 1 where k from 1 and less than n। ये होता UN consists of all those k such that GCD of k comma n is 1 and 1 less or equal to k is strictly less than। ये होता है। तो U11 10। अब इसमें से देखना है कि वो कौन क्या एक से ज्यादा, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या एक से ज्यादा फैक्टर 10 को डिवाइड कर रहा है? कर रहा है, 1 भी कर रहा है और पकड़ में आ गया। तो ऐसा मत कुछ बैठा लीजिएगा कि नॉर्मल तो जैसे करेगा। पहली केस जैसे आपने क्या किया कि CH को 1 कर दिया, नॉर्मल सब कुछ होता है। CH को C को जैसे आपने 1 किया आ गया इसमें 1 5 7 11 इसका फैक्टर आ गया और आपने देखा कि अब 1 divides 10 and 5 divides 10 दिस गारंटी दैट एक ही लाइन गारंटी करने के लिए सफिशिएंट दिस गारंटी दैट K does not belongs to center of this G means किलो 7 तो जाएगा लेकिन किलो 11 नहीं आएगा। आप दूसरा भी लेकर के कर सकते हैं पर सारी पॉसिबिलिटीज लेके देखना है कि क्या कोई ऐसा आ गया स्मॉल m इज देयर एनी स्मॉल m, क्योंकि ऑर्डर तो CH का बदलेंगे ना अपने हिसाब से। इज देयर एनी स्मॉल m whose two factor divides order of odd h or odd k then definitely that zeros किस सबग्रुप does not belong to center of group। तो 7 सिलो 7 तो सेंटर में जाएगा बट सिलो 11 नहीं। नाउ थिंक अबाउट सिलो 5 के बारे में सोच लीजिए आप। 1 प्लस 5 के डिवाइड 77 1 प्लस 5 के डिवाइड 77 मींस 5 के डिवाइड 76 5 के टेबल में 76 कब आएगा? नहीं आएगा तो 1 मिलेगा मतलब ये भी नॉर्मल होगा ये भी नॉर्मल होगा। ध्यान से देखिए नॉर्मल हो रहा है ना। P5 की केस लेके देख लीजिएगा। कोई फैक्टर मिल रहा है? नहीं समझता K इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1177 को डिवाइड कर देगा। हाँ वही हम उसको पूछ रहे थे, आप तुरंत आंसर मत करिए। 1 प्लस 5k, क्योंकि अगर ऐसा होता कि n5 भी 1 आ जाता है तो अभी आपने जो लिखा है एनसी थ्योरम फेल हो जाता। n5 जैसे 1 आता आप एनसी थ्योरम को फेल कर देते क्योंकि आर सिलोस की सब ग्रुप और नॉर्मल देन ग्रुप पे अबेलियन और अबेलियन है तो सबको जाना पड़ेगा। आपने कहा 11 नहीं जा रहा है 7 गया है तो अबेलियन नहीं। आपने अगर कहा कि 7 गया 11 नहीं गया तो आप यहीं से गारंटी कर दीजिएगा कि ग्रुप अबेलियन नहीं, ठीक है ना। अबेलियन होने पे जाना पड़ेगा उसको।
तो फिर ये k का मान कितना आया था 2 है ना, तो दिस डिवाइड 77, k is 0 and 5 is 1 and k is 2, 10 एक 11 and 5 is 11, कर तो रहा है। तो ये तो जाएगा, ये मना कर देगा क्योंकि यूनिक नहीं है। क्लियर हुआ ऐसा क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? थैंक यू, सी यू।